रॉबर्ट हुक 1665 में ओक प्लांट के कॉक सेल देखे, हाईकोम जैसा स्ट्रक्चर देखा, सेल वॉल देखी। इन्होंने खाली कंपार्टमेंट को नाम दिया सेलुला अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। और एंटन वॉन लिविंगहॉफ 1674 में पहली बार लिविंग सेल देखे, मोटाइल मूव करने वाले सेल जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इन्होंने एनिमल क्यूल्स कहा। फिर रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। फिर स्क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग प्लांट ऑब्जर्व किए और कहा डिफरेंट प्लांट डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं और ये सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। फिर स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट 1839 में एनिमल सेल ऑब्जर्व किया और सभी एनिमल सेल पर उन्हें एक पतली लेयर दिखी जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। फिर उसने जब प्लांट सेल ऑब्जर्व किया तो प्लांट सेल पर उनको एक एक्स्ट्रा लेयर दिखी जिसे सेल वॉल कहा। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है। फिर हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी, स्वान ने अलोन एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट और एनिमल सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। फिर हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना जरूरी था तो स्क्लेडन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है। फिर ड्रॉबैक आया कि सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नए सेल कहाँ से बनते हैं। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्को आए, उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी नए सेल पुराने सेल से बनते हैं। इससे वायरस के पास अपना खुद का कोई सेल नहीं होता। फिर प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, प्लांट सेल में टिपिकल प्लांट सेल ऑनियन का पील सेल लिया, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और यहाँ सेंट्रल वैक्यूल होता है जो 90% तक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल का। और प्लांट सेल के डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेंट्रल वैक्यूल। फिर एनिमल सेल पर ह्यूमन चीक का सेल लिया, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट, सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। एनिमल सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम होता है और यहाँ न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, सेंट्रियोल होता है। अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है और यहाँ न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, छोटे होल्स और क्रोमोजोम होता है। ह्यूमन चीक सेल में 46 क्रोमोजोम और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्रोमोजोम्स के अंदर पैक होता है। और सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ये यूनिवर्सल है, हर सेल में पाया जाता है। और सेल वॉल होता है, रिजिड होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और साइटोप्लाज्म सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिया है, मेटाबॉलिक रिएक्शन यही होते हैं और हमारे बॉडी को लिविंग स्टेट में रखता है, सेमी फ्लूइड होता है। और डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें प्रिमिटिव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। और यहाँ राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम 70s है जो 50-30 सब यूनिट से बना है। और यूकैरियोटिक सेल यहाँ ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सब प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक का राइबोसोम 80s होता है जो 60-40 सब यूनिट से बना है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप का राइबोसोम होता है। और सेंट्रोजोम भी राइबोसोम की तरह मेम्ब्रेन लेस ही होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोजोम प्लांट सेल या प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता और सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब सेल वेरियस शेप एंड साइजेस पर आते हैं। सेल की शेप, साइज और फंक्शन अलग अलग हो सकती है। एग्जांपल है नर्व सेल लंबी होती है, सिग्नल ट्रांसमिट करती है। कॉलमनार सेल कॉलम जैसे स्पर्म सेल मूवमेंट के लिए होता है। और सेल वेरियस साइज, सबसे पहला है लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा लिविंग सेल है जिसका लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। और साइज ऑफ पीपीएलओ प्लूरोलुमिना लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है जिसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। और लेंथ ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर। और साइज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल प्रोकैरियोटिक से 10 गुना बड़ा होता है यूकैरियोटिक। और डायमीटर ऑफ आरबीसी राउंड और बाइकनकेव होता है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है और रेडियस है 3.5 माइक्रोमीटर। और शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होता है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच का अंडा है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है, लॉन्ग और ब्रांच होता है। और ट्रैकिड इलोंगेटेड होता है, डेड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता ट्रैकिड में। और मिजोफिल सेल राउंड और ओवल होता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मिजोफिल सेल में। और कोलमनार एपिथेलियम सेल लंबी और सिलेंडर जैसी होती है और यहाँ बेस में बेसल प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है यानी नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। और प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत छोटे होते हैं, साइज़ है 1 से 2 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल 10 गुना बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक के मुकाबले, जिसका साइज़ है 10 से 20 माइक्रोमीटर। और डिवीज़न टाइम, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है ई कोलाई जो 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है ह्यूमन चीक सेल जिसे 24 घंटे लगते हैं डिवाइड होने में। सभी प्रोकैरियोटिक बेसिक लेवल पर सिमिलर होते हैं, चाहे उनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर अलग क्यों ना हो। 4 कॉमन शेप हैं। सबसे पहला कोकस राउंड, इसके भी 4 टाइप है, मोनोकोकस, स्ट्रेप्लोकोकस, डिप्लोकोकस और ट्रिप्लोकोकस। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्लोकोकस।
फिर बैसिलस रॉड शेप, इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। फिर तीसरी विब्रियो कॉमा शेप, एग्जांपल है विब्रियो कॉलरी। चौथा स्पायरेला स्प्रिंग लाइफ शेप, एग्जांपल है स्पायरेला माइनस, इसमें फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए। फिर अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पर। यहाँ 70th राइबोसोम होता है और न्यूक्लियोइड होता है जिसे जिनोफोर कहते हैं। बैक्टीरिया का सिंगल क्रोमोसोम मेन डीएनए न्यूक्लियोइड ही है, डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। नेक होता है, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता बल्कि पॉलीअमाइन प्रोटीन NH3+ होता है। और यहाँ प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। और यहाँ मीजोजोम होता है, म्यूजोजोम के भी 3 फॉर्म है, ट्यूब्यूल, वसाइकल और लेमिली। और साइटोप्लाज्म है, सेमी फ्लूइड होता है। और क्रोमेटोफोर, ये रंगदार पिगमेंट होते हैं, रंग देने का काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करता है। और माइकोप्लाज्मा में क्रोमेटोफोर एब्सेंट होता है। और सेल वॉल रिजिड होता है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। और फिम्ब्रे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरिया को चिपकने में हेल्प करते हैं। और फ्लैजेला मूवमेंट के लिए होता है, बैक्टीरिया को तैरने में हेल्प करता है। और इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज का काम करती है। वॉल, सेल वॉल रिजिड होता है, सख्त होता है, सेल को शेप और प्रोटेक्शन देता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए वो शेप बदलता रहता है, उसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन की होती है जो कि ट्रू है। और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की होती है जो कि फॉल्स है। अब सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है और ये फोल्ड इनवर्ट्स अंदर की तरफ मुड़ता है तो मीजोजोम और क्रोमेटोफोर बनाता है, और बाहर की तरफ मुड़ता है तो फ्लैजेला बनाता है। फिर न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया का डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए एक जगह पड़ा रहता है, उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और डीएनए की खास बातें हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, नेक डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, पॉलीअमाइन प्रोटीन होते हैं, डीएनए के साथ चिपक कर स्टेबल रहते हैं। और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जेली जैसा मटेरियल सेमी फ्लूइड होता है। और अब आते हैं प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला छोटा सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो मेन डीएनए न्यूक्लियोइड से अलग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, स्पेशली बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। और बैक्टीरिया का मेन डीएनए न्यूक्लियोइड के अलावा अलग से होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। और ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन यानी प्लाज्मिड अपनी कॉपी खुद बना सकता है, मेन डीएनए न्यूक्लियोइड पर डिपेंड नहीं करता। और इंसुलिन जीन वाला एग्जांपल, इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड में डालते हैं, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बन जाती है और ये इंसुलिन को बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर अलग से इंसुलिन बनाई जाती है। और प्लाज्मिड फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, बैक्टीरिया को नए फीचर देता है, एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दवाई बनाने में हेल्प करता है प्लाज्मिड। फिर मीजोजोम क्या है। मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड होने से बनता है, इन फोल्डिंग से। और प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया में मीजोजोम पाया जाता है। मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बनता है, 3 फॉर्म में, ट्यूब्यूल, वसाइकल और लेमिली। ट्यूब्यूल ट्यूब जैसा, वसाइकल छोटी थैली जैसा और लेमिली पतली लेयर जैसा। फिर फंक्शन क्या है मीजोजोमल ट्यूब्यूल की, सबसे पहला है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प करता है। दूसरा है डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, सेल डिवीजन के टाइम डीएनए को दोनों डॉटर सेल में बांटने में हेल्प करता है। तीसरा है सीक्रेशन, सेल के अंदर बने सब्सटेंस को बाहर भेजने में हेल्प करता है। चौथा है सेल वॉल फॉर्मेशन, नई सेल वॉल बनने में हेल्प करता है। पांचवा है सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करता है। छठा एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाता है। और सातवां रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया में एनर्जी एटीपी बनाने का काम करता है। फिर अब आते हैं क्रोमेटोफोर क्या है। क्रोमेटोफोर प्रोकैरियोटिक सेल स्पेशली साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है और ये मेम्ब्रेन के इल फोल्डिंग स्ट्रक्चर से बनता है। मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और कुछ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड होने से बनता है, इसमें पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल और फाइकोसियानिन। पिगमेंट का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ट्रैप करना, और सनलाइट एब्जॉर्ब होने के बाद फोटोसिंथेसिस होता है, यानी बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकती है। फिर अब आते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला बैक्टीरिया की पूंछ जैसी लंबी स्ट्रक्चर है जो उसको मूव करने में हेल्प करती है। कहाँ पाया जाता है, मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है, अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला नहीं होगा। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है और यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। और ये फ्लैजेला पतला और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बाहर निकला हुआ होता है और सेल वॉल से निकला हुआ होता है। पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला, सबसे पहला है फिलामेंट, सबसे लंबा पार्ट, ये मूव करवाता है। दूसरा हुक, फिलामेंट को बेसल से जोड़ के रखता है। तीसरा बेसल बॉडी बेस पर लगा हुआ होता है। फिर आते हैं पिलाए। पिलाए एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। पिलाए पिलिन प्रोटीन से बना है। जब एक बैक्टीरिया के पास फर्टी प्लाज्मिड F+ हो और दूसरे बैक्टीरिया के पास फर्टी प्लाज्मिड ना हो तो दोनों बैक्टीरिया कंजुगेशन करते हैं और दोनों बैक्टीरिया F+ बन जाते हैं, डीएनए ट्रांसफर कर लेते हैं, इस प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं। फिर तीसरा फिम्ब्रे। फिम्ब्रे छोटी छोटी ब्रेजर लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर चिपकने में हेल्प करती है। फिम्ब्रे फिम्ब्रिन प्रोटीन से बनी होती है, ये स्टोन सरफेस और होस्ट टिश्यू पर ग्रिप बनाने में हेल्प करता है, अटैचमेंट और एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को बॉडी के टिश्यू पर चिपकने में हेल्प करता है फिम्ब्रे। और पिलाई और फिम्ब्रे का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता। फिर इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले
स्टोरेज पैकेट होते हैं जो फूड या डिफरेंट मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। इंक्लोजन बॉडी ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं और इनका मेन काम है स्टोरेज करना, जैसे फॉस्फेट ग्रेनुल फॉस्फेट स्टोर करता है, ग्लाइकोजन ग्रेनुल ग्लाइकोजन स्टोर करता है, साइनोवियन ग्रेनुल पिगमेंट स्टोर करता है, और गैस वैक्यूल गैस से भरा हुआ बबल होता है, बैक्टीरिया को बायोन्सी तैरने में हेल्प करता है। और ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अराउंड भी मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर राइबोसोम राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन बनाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, उसका साइज है 1520 नैनोमीटर, और ये इसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेनलेस होता है। और ये डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। और प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम होता है, 50-30 सब यूनिट। यूकैरियोटिक में 80 राइबोसोम 60-40 सब यूनिट। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70 राइबोसोम होता है। और जब एक ही एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम एक साथ बैठ जाए तो उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पलेट ने की थी। फिर आते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव कवर है, ये टाइटली 3 बाउंड लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, फिर बीच में है सेल वॉल, फिर सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर की कोट से बना होता है, बैक्टीरिया को होस्ट की इम्यूनिटी सिस्टम से बचाता है। ग्लाइकोकैलिक्स के भी 2 टाइप है, सबसे पहला है स्लाइम लेयर, पतली और लूज होती है, पानी और मॉइस्चर को रिटेन करती है, बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाती है। और दूसरा कैप्सूल, ये मोटा और थिक और टफ होता है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर है, प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया को। फिर अब आते हैं सेल वॉल, बीच में है, ये सेल को शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, सेल को बस्टिंग और कोलेप्सिंग से बचाता है, सेल को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है। और सबसे अंदर इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देता है और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करवाता है। फिर ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने की निंजा टेक्निक है, जिसे दिया था क्रिश्चियन ग्राम ने। 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन यानी पकड़ कर रखते हैं, फाइनल कलर आता है पर्पल वॉयलेट, एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये स्टेन को रिटेन नहीं करते, फाइनल कलर पिंक और रेड आता है, एग्जाम्पल है इकोलाई। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। और एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, यानी जैसे घर में अलग अलग रूम होते हैं, किचन, बेडरूम, बाथरूम, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, ईआर, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं, सबके अलग अलग कमरे होते हैं। और यहाँ कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यानी सेल के अंदर पूरा प्रोटीन का फ्रेमवर्क होता है, सेल को शेप देता है, सपोर्ट देता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। और यूकैरियोटिक के साइटोस्केलेटन के 3 चीज़ से बने होते हैं। सबसे पहला एक्टिन फिलामेंट, ये सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और यूकैरियोटिक सेल में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी मूव करने वाले लोकोमोशन के लिए, एग्जांपल है सीलिया और फ्लैजेला। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला सिंपल प्रोटीन फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, और यूकैरियोटिक फ्लैजेला अच्छा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। और यूकैरियोटिक में डीएनए प्रॉपर क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, और नॉट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर सिमिलर। सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर वाली पतली कवरिंग बाउंड्री होती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये डिसाइड करती है कि कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर आएंगे और कौन से सब्सटेंस सेल के बाहर जाएंगे, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। फिर इसमें अब मेच्योर मेमेबियल आरबीसी एरिथ्रोसाइट का यूज़ किया गया, रेड ब्लड सेल। ये मेच्योर मेमेबियल आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी एब्सेंट होते हैं, इसलिए आरबीसी को जब तोड़ते हैं तो मोस्टली सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलती है। और अगर हम लिवर सेल आरबीसी का डिफरेंस देखें, लिवर सेल में देखें तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसे तोड़ेंगे तो मेम्ब्रेन के साथ ऑर्गेनेल की फ्रेगमेंट भी मिक्स हो जाएंगी, जिसे कंटामिनेशन कहते हैं। तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऑर्गेनेल एब्सेंट, तो तोड़ने पर मेनली मेम्ब्रेन ही मिलती है, नो कंटामिनेशन होती है। इस वजह से साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी के लिए आरबीसी इरेथ्रोसाइट का यूज़ किया, और इसे घोस्ट सेल भी कहा जाता है। जब आरबीसी के अंदर का हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाता है तो सिर्फ उसकी खाली मेम्ब्रेन बचती है, इसलिए उस आरबीसी को घोस्ट सेल कहते हैं। अब आते हैं लिपिड पर। लिपिड एक फैटी सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है। ये सभी मेम्ब्रेन का मेन कंटेंट लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए सब मेम्ब्रेन एक दूसरे पर जुड़ सकते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब वसाइकल है, वसाइकल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया और फ्यूज़ हुआ, फिर अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और दूसरा डायग्राम, सेल के अंदर का मटेरियल वसाइकल में पैक होता है, वसाइकल बाहर जाके सीक्रेशन करता है, इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, यानी मटेरियल का बाहर निकल जाना। डिफरेंट सेल और उनकी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन मेजरली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए सब मेम्ब्रेन सिमिलर होती है। अब आते हैं
लिपिड सभी मेम्ब्रेन का मेन कंटेंट मोस्टली लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, पहला हेड सर, ये फॉस्फेट PO4 3 होता है, चार्ज होता है, इसलिए हेड पोलार होता है। याद रखना कि हेड पोलार होता है और हेड को हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, वाटर लविंग होता है, पानी से प्यार करता है। और टेल ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, चार्ज नहीं होता है, इसलिए नॉन पोलर होता है टेल। और हाइड्रोफोबिक होता है, टेल को हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वाटर फियर करता है, पानी से दूर भागता है, पानी से डरता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। और टेल के भी टाइप्स है, सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और मेम्ब्रेन बायलेयर क्यों बनती है? सेल के बाहर भी वाटर होता है H2O और सेल के अंदर भी, इसलिए मेम्ब्रेन बायलेयर बनती है। और हाइड्रोफिलिक हेड वाटर की तरफ फेस कर लेती है और हाइड्रोफोबिक टेल वाटर से बचने के लिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर लेती है। ये गोल वाला डायग्राम, इसी अरेंजमेंट को लिपिड बायलेयर कहते हैं। फिर प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ट्रांसपोर्ट चैनल रिसेप्टर जैसे काम करता है। कहाँ पाया जाता है प्रोटीन? सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनेल में। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन के दो टाइप्स में बांटा गया है उसके ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर। सबसे पहला है पेरिपेरल प्रोटीन, जिसे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये लिपिड बायलेयर की सरफेस पर होती है, लिपिड लेयर से आसानी निकल जाती है, एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और ये पेरिपेरल प्रोटीन है, ये सरफेस पर लगी होती है और इजीली निकल सकती है। दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन, जिसे इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ये लिपिड बायलेयर के अंदर लगी हुई होती है, इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके भी दो टाइप्स है, सबसे पहला है पार्शियली इम्बेडेड, दूसरा है टोटली बरीड। पार्शियली इम्बेडेड में ये आधा गड़ा हुआ होता है, थोड़ा ही घुसा हुआ रहता है। और दूसरा है टोटली बरीड, ये पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन टनल और कैरियर परमिएस प्रोटीन भी इसे कहते हैं। ये सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के आर पार ले जाने में हेल्प करता है। अब आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। इससे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंप्रूव हुआ 1950 में। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल इसलिए है क्योंकि ये मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को एक्सप्लेन करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे पहला टॉपिक है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, लिपिड फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है, इसलिए मेम्ब्रेन को फ्लूइड बोला गया, बहने वाली। इस वजह से मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। और मोज़ेक, ये लिपिड बायलेयर के अंदर प्रोटीन रेंडमली अरेंज होते हैं, अलग अलग जगह प्रोटीन लगे रहते हैं। इस पैटर्न को मोज़ेक कहा जाता है। और मेन स्टेटमेंट, मेम्ब्रेन हैज कॉसी फ्लूइड ऑफ सी लिपिड इन विच प्रोटीन आइसबर्ग आर फ्लोटिंग, यानी मेम्ब्रेन में लिपिड एक सेमी फ्लूइड कॉसी फ्लूइड की तरह होता है, उन पर लिपिड बीच में आइसबर्ग की तरह फ्लोट कर रहे होते हैं। यानी लिपिड और सी प्रोटीन ये आइसबर्ग की तरह फ्लोट कर रहे होते हैं। और लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज हर मेम्ब्रेन में सेम नहीं होता। जैसे RBC रेड ब्लड सेल में 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, और माइलिन शीट में 70 से 80% लिपिड। इसका मतलब हर मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज डिफरेंट होता है। अब थोड़ा डिटेल में डायग्राम में समझे तो लिपिड बायलेयर, ये पिंक गोल गोल पार्ट है फॉस्फोलिपिड। ये सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनी होती है और इसलिए इसे बायलेयर कहते हैं, यानी 2 परत है। और लिपिड मोनोलेयर को 1 लेयर और लिपिड बायलेयर 2 लेयर मिलकर लिपिड बायलेयर बनाती हैं। और यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, बीच वाला ग्रीन पार्ट, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स को पार करता है, इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। इसका काम है सेल के अंदर बाहर सब्सटेंस को ले जाना। फिर पेरिपेरल प्रोटीन, ऊपर साइड में चिपका हुआ प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर होता है, अंदर तक नहीं जाता। इसका काम है सपोर्ट देना और सिग्नल रिसीव करना। और पार्शियली इम्बेडेड प्रोटीन, ये राइट साइड वाला ग्रीन प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन में थोड़ा घुसा हुआ होता है, पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। इसका काम है अलग अलग सेलुलर फंक्शन करना। फिर पांचवा कार्बोहाइड्रेट, ये ऑरेंज वाइट शेप वाला पार्ट, ये कार्बोहाइड्रेट चेन है, हमेशा मेम्ब्रेन की आउटर साइड पर होता है। इसका काम है सेल की पहचान, आइडेंटिटी करना। फिर छठा ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। इसका काम है सेल रिकॉग्नाइजेशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करना। और सातवां ग्लाइकोलिपिड, ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। इसका काम है सेल की पहचान और प्रोटेक्शन देना। और आठवां कोलेस्ट्रॉल, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, येलो डॉट, ये लिपिड के बीच में होता है, मेम्ब्रेन को ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट होने देता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम है मेम्ब्रेन को स्टेबल रखना। और एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल मिलता है और प्लांट में कोलेस्ट्रॉल की जगह स्टिग्मा स्टेरॉल पाया जाता है और फंगाई में एर्गोस्टेरॉल होता है। और लेटरल मूवमेंट, ये वाइट एरो है, ये लिपिड और प्रोटीन मेम्ब्रेन में साइड टू साइड मूव कर रहे होते हैं। लेटरल मूवमेंट में लेफ्ट से राइट मूवमेंट होता है। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये लिपिड एक लेयर से दूसरी लेयर में जा सकता है, ये मूवमेंट बहुत कम होती है। प्रोटीन नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप नहीं करते। और कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट ओनली आउटर साइड, यानी कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन की बाहरी साइड पर मिलता है, अंदर साइड पर नहीं मिलता। और मेम्ब्रेन इज असिमेट्रिकल, यानी दोनों साइड में नहीं होती, मेम्ब्रेन असिमेट्रिकल होती है। और क्योंकि कार्ब्स और आउटर साइड पर होते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन की आउटर इनर अलग होती है। अब आते हैं
वन शॉट रिवीजन, बाय लेयर है लिपिड, दो लेयर से मिलकर बना है। और यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस करता है। यहाँ पेरिफेरल प्रोटीन भी होता है जो सरफेस पर चिपका होता है। और दूसरा पार्शियली इम्बेडेड यानी आधा गड़ा हुआ। और ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कार्ब और प्रोटीन से बना है। और ग्लाइकोलिपिड भी होता है जो कार्ब और लिपिड से बना है। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने के लिए। और लेटरल मूवमेंट होता है, साइड टू साइड मूवमेंट। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी होता है, एक लेयर से दूसरी लेयर का मूवमेंट। और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आउटर साइड पर होते हैं। और ये मेम्ब्रेन असिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड्स अलग अलग होते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन है, सबसे पहला है सीक्रेशन, सेल के अंदर बने सब्सटेंस को बाहर भेजना, जैसे हार्मोन एंजाइम्स रिलीज करना। दूसरा एंडोसाइटोसिस, बाहर की चीज़ों को सेल के अंदर लाना, एग्जांपल है एंडोसाइड। फिर सेल ग्रोथ, सेल का साइज और मास बढ़ाना। सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, यानी दो पास के सेल को जोड़ना, कनेक्शन बनाना। और ट्रांसपोर्ट, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है सेल मेम्ब्रेन के, कुछ चीज़ों को अंदर बाहर जाने देता है और कुछ को रोक लेता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देता है। यहाँ सबसे पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ डाउन हिल मोमेंट है। इसमें एटीपी एनर्जी नहीं लगती, मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करते हैं, इसे डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इसके भी दो टाइप है, सबसे पहला है सिंपल डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास कर जाती है नॉन पोलर और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, एग्जांपल O2 और CO2। और H2O का डिफ्यूज़न को ऑस्मोसिस कहते हैं, वाटर का मूवमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसमें कैरियर और चैनल प्रोटीन की हेल्प लगती है। पोलर मॉलिक्यूल और आयन के लिए एटीपी नहीं लगती और मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक ही होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी। अब आते हैं दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये अपहिल मूवमेंट है, इसमें एटीपी एनर्जी की ज़रूरत लगती है, पंप प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करते हैं, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एग्जाम्पल है सोडियम पंप और ATPase। फिर फाइनल कंपैरिजन अगर देखें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एटीपी नहीं लगती, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ, और पंप नहीं चाहिए होता, एग्जांपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दूसरा, इसमें एटीपी लगती है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट, और पंप चाहिए होता है। फिर अब आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड और हार्ड होता है, इसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल को शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, और सेल सेल इंटरेक्शन में यानी नेबरिंग सेल के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है, और लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर घुसने से रोकता है सेल वॉल। और डिफरेंट सेल वॉल डिफरेंट होता है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन का होता है, यूबैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, फंगाई का सेल वॉल काइटिन का होता है, और अलगी का सेल वॉल सेलुलोस और गैलेक्टेंस का होता है, और हायर प्लांट का सेल वॉल सेलुलोस प्लस हेमीसेलुलोस का होता है, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। तब आते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक होता है, सेल के साथ ग्रो हो सकता है और ये इलास्टिक होता है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेल मैच्योर होने के बाद प्राइमरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये रिजिड होता है। इसकी सेकेंडरी की भी 3 लेयर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर अब आते हैं मिडल लेमेला। ये क्या है? ये मिडल लेमेला दो नेबरिंग प्लांट सेल को जोड़ कर रखता है, इसे मिडल लेमेला को प्लांट ग्लू भी कहते हैं। और ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट 99% और मैग्नीशियम परसेंट 1% से, यानी मिडल लेमेला को प्लांट ग्लू भी कहा जाता है। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? ये साइटोप्लाज्म का पतले चैनल स्ट्रैंड होते हैं, ये दो नेबरिंग प्लांट सेल को साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। इनका फंक्शन है सेल के बीच सब्सटेंस को सिग्नल एक्सचेंज करवाते हैं, और ये सेल वॉल और मिडल लेमेला को क्रॉस करता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? ब्रिज बिटवीन टू प्लांट सेल, यानी सुपर क्विक रिवीजन में देखें तो ये मिडल लेमेला प्लांट ग्लू है, कैल्शियम पेक्टेट 99% से बना होता है, और प्लाज्मोडेस्मेटा दो प्लांट सेल को कनेक्शन नेबरिंग प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है। अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? सेल के कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, उसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते, सिर्फ जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 टाइप है। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, और चौथा वैक्यूल, ये स्टोर हाउस ऑफ द सेल है। वैक्यूल वाटर, फूड और वेस्ट को स्टोर करता है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या नहीं पार्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, क्योंकि इनके फंक्शन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के ऊपर। ER न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, नेटवर्क होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इसके फीचर है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसलिए रफ दिखता है, न्यूक्लियस ज़्यादा पास पास होता है।
होता है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम और प्रोटीन फैक्ट्रीज, यानी RER प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, इसका फीचर है राइबोसोम एब्सेंट होते हैं इसलिए स्मूथ दिखता है। फंक्शन है लिपिड बनाता है और स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है, यानी SER लिपिड फैक्ट्री है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER से बने प्रोटीन और लिपिड गोल्जी में आते हैं। गोल्जी उन्हें मॉडिफाई करता है, पैक करता है और डिस्पैच करता है। गोल्जी के भी फेस है, पहला है सीस फेस, फॉर्मिंग फेस, जिसे कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं, ER से मटेरियल रिसीव करता है। फिर दूसरा मीडियन गोल्जी, ये मिडल पार्ट है, ये मॉडिफिकेशन करता है। फिर तीसरा ट्रांसफेर, यहाँ मेच्योरिंग फेस है, कॉन्केव फेस है, फाइनल प्रोडक्ट को बाहर भेजता है, यानी ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है ट्रांसफेस। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम गोल्जी से बनता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है, पुराने ऑर्गेनेल और वेस्ट को तोड़ता है, यानी लाइसोसोम सुसाइडल बैग है। और वैक्यूल स्टोर हाउस ऑफ द सेल है, फूड वाटर पिगमेंट वेस्ट स्टोर करता है, वैक्यूल स्टोर हाउस ऑफ द सेल है। फिर अब आते हैं डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ नेटवर्क जाल जैसा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका मेन काम है सेल के अंदर सब्सटेंस, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा को बनाना, प्रोसेस करना और ट्रांसपोर्ट करना। सबसे पहला है यहाँ रेटिकुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ER एक जाल जैसा नेटवर्क की तरह पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। ये बहुत सारी ट्यूबुल और फ्लैटेड सैक से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियस से कनेक्शन रखता है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर इन्वलप डायरेक्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है, इसलिए न्यूक्लियस और ER एक कंटिन्यूस सिस्टम की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये देखा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ लुमेन या लुमिनल स्पेस होता है। ER के अंदर जो खाली जगह होती है उसे लुमेन कहते हैं। यही स्पेस सब्सटेंस को कैरी करने में हेल्प करता है। और ये बाहर एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस है। लुमेन के अलावा सेल की बाहरी पार्ट को एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस कहते हैं। और ER के भी दो टाइप है। सबसे पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों कहते हैं, इसके सरफेस पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम की वजह से यह रफ दिखता है। इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, बने हुए प्रोटीन को गोल्जी की तरफ भेजता है और प्रोटीन सिक्रीशन भी कहता है। जो प्रोटीन सेल के बाहर रिलीज होने वाले हैं उनको प्रोसेस करके गोल्जी तक भेजता है, यानी RER राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ये स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होता इसलिए ये स्मूथ दिखता है। इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस करना, यानी फैट और लिपिड बनाता है। और दूसरा फंक्शन है स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करता है, यानी एनिमल में स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। और तीसरा काम है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन स्टोर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और ये SER ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, यानी बने हुए लिपिड और हार्मोन को गोल्जी तक भेजने में काम करता है SER। यानी SER स्मूथ है, लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन की फैक्ट्री है। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इनका क्या रिलेशन है, RER प्रोटीन बनाता है, वह साइकिल में पैक करता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स GC को भेज देता है। और SER लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है और ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भेज देता है। यानी एक लाइन में देखें तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है। और लुमेन क्या है, सेल के अंदर की स्पेस और आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये RER से कनेक्टेड होता है। फिर अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सेल का पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और डिस्पैच सेंटर होता है। ये ER और RER और SER में जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं उन्हें गोल्जी रिसीव करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है और उनको उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजता है। यानी RER प्रोटीन फैक्ट्री है और SER लिपिड फैक्ट्री है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये कुरियर और पैकेजिंग की कंपनी है। और डिस्कवरी किसने की थी, गोल्जी की डिस्कवरी 1898 में कमीलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। लोकेशन ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। आमतौर पर RER न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी RER के बाद ही बैठा हुआ होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, गोल्जी एक थिन फ्लैट डिश लाइक स्ट्रक्चर से बना है। इन सैक को सिस्टर्ने कहते हैं। सिस्टर्ने की खास बातें हैं, ये 4 से 8 सिस्टर्ने हो सकती हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में होती हैं, एक के ऊपर एक स्टैक रहती हैं, हर सिस्टर्ने अलग अलग होती हैं। और प्लांट सेल में गोल्जी स्टैक को डायक्टोजोम कहते हैं। और गोल्जी के भी 3 काम है, 3 फेस है। सबसे पहला है सिस फेस, जहाँ फॉर्मिंग फेस होता है, ये कॉन्वेक्स बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, RER और SER की तरफ होता है, यहीं से गोल्जी मटेरियल रिसीव कर लेता है। याद रखो, सिस फेस मटेरियल को रिसीव करता है। फिर दूसरा है मीडियन सिस्टर्ने, ये बीच वाला रीजन है, यहाँ मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग होती है। फिर तीसरा ट्रांस फेस, ये मैच्योरिंग फेस है, ये कॉन्केव साइड होता है, यहाँ से पैक मटेरियल बाहर भेजे जाते हैं, यानी ट्रांसफेर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और मीडियन बीच वाला रीजन है। और गोल्जी तक क्या आता है, RER से प्रोटीन आता है, SER से लिपिड आता है, दोनों वसाइकल के थ्रू गोल्जी तक पहुंचते हैं। फिर गोल्जी
कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या है? सबसे पहला है पैकेजिंग। गोल्जी प्रोटीन और लिपिड को पैकेट व साइकिल में पैक करता है, इसलिए गोल्जी को पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। फिर यहाँ ग्लाइकोसाइलेशन होता है, यानी गोल्जी प्रोटीन और लिपिड में शुगर ऐड करता है। प्रोटीन और शुगर से ग्लाइको प्रोटीन बनता है और लिपिड और शुगर से ग्लाइकोलिपिड बनता है। फिर ग्लाइको शुगर है, जहाँ ग्लाइको लिखा है वहाँ शुगर ऐड हुआ है। फिर मॉडिफिकेशन और मेच्योरेशन होता है, यानी गोल्जी सब्सटेंस को मॉडिफाई करता है, मेच्योर करता है, फंक्शनल बनाता है ताकि वो अपना काम कर सके। फिर सीक्रेशन होता है, गोल्जी पैक सब्सटेंस को भेजता है इंटरसेलुलर टारगेट तक, यानी सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट यानी सेल के बाहर। फिर लाइजोसोम फॉर्मेशन होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइजोसोम बनाता है, इसलिए गोल्जी को भी कभी कभी लाइजोसोम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। यानी फ्लो याद रखना है तो आर प्रोटीन बनाता है, एस लिपिड बनाता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, पैकेजिंग करता है, सीक्रेशन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, और गोल्जी ही लाइसोसोम फॉर्मेशन भी करता है। फिर अब आते हैं लाइसोसोम के ऊपर। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम सेल का डाइजेस्टिव सेंटर है, यानी ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस, ओल्ड ऑर्गेनेल और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। यानी सोचो सेल एक घर है और लाइसोसोम उस घर का डस्टबिन और रिसाइकलिंग प्लांट है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कहता है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं? ये बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, यानी जैसे लाइपेस लिपिड और फैट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएस प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और अमाइलेस स्टार्च डाइजेस्ट करता है, और न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए डाइजेस्ट करता है। और लाइसोसोम के अंदर पीएच लगभग 4 से 5 होता है, और ये एसिडिक इन्वायरमेंट H+ पंप मेंटेन करता है। क्यों ज़रूरी है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट रहता है और लो पीएच पर एक्टिवेट लाइसोसोम है। यानी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम क्या है? पहला है इंटरसेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना, एग्जाम्पल है पुराने ऑर्गेनेल और डैमेज प्रोटीन और सेलुलर वेस्ट को डाइजेस्ट करना। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कुछ केस में सेल के बाहर के पार्टिकल को भी डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम। और तीसरा ऑटोफेगी, यानी लाइसोसोम पुराने और डैमेज ऑर्गेनेल को तोड़कर रिसाइकल करता है, सेल को क्लीन रखता है। और चौथा डिफेंस फंक्शन, ये बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल को भी डिस्ट्रॉय करता है लाइसोसोम। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट जाए तो उसके एंजाइम सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए ये सुसाइडल बैग भी है। यानी अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट गया तो वो सेल को भी डाइजेस्ट कर देगा, सेल को भी ख़त्म कर देगा। और पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल, यानी लाइसोसोम अलग अलग शेप और फॉर्म में मिल सकता है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहते हैं। यानी लाइसोसोम डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल है, पीएच है 4 से 5, और ये लाइपेस फैट डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएस प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, अमाइलेस स्टार्च डाइजेस्ट करता है, और न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए डाइजेस्ट करता है। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, इतना इसके अंदर ताकत है। फिर अब वैक्यूल पर आते हैं। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक स्टोरेज सैक होता है जो सेल के अंदर पानी मटेरियल, फूड और वाटर मटेरियल स्टोर करता है, इसलिए वैक्यूल को स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वैक्यूल सेल का गोदाम है, स्टोर रूम है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को अलग रखती है, और ये सेल शेप होती है। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे सेल शेप कहते हैं। सेल शेप में क्या होता है? वाटर, शुगर, मिनरल, प्रोटीन, अमीनो एसिड होते हैं। वैक्यूल क्या स्टोर करता है? वाटर, आयन, मिनरल, फूड, एक्सक्रीटरी वेस्ट और पिगमेंट स्टोर करता है। और यहाँ एंथियोसायनिन होता है, यानी फ्लावर और फ्रूट को रेड, ब्लू, पर्पल कलर देने में भी हेल्प करता है एंथोसियानिन। और प्लांट सेल में वैक्यूल 90% तक का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और वैक्यूल के फंक्शन क्या है? स्टोरेज, वाटर, फूड और मिनरल स्टोर करता है, और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, और टर्जर प्रेशर मेंटेन करता है, यानी प्लांट सेल को टाइट और रिजिड बनाए रखता है। इसी वजह से पौधा सीधा खड़ा रहता है वैक्यूल की वजह से। और ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ये सेल में बाहर बैलेंस मेंटेन करता है। अब आते हैं टाइप ऑफ वैक्यूल क्या है। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये अमीबा में पाया जाता है। इसका फंक्शन है एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकालना, वाटर सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करता है, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर पंप है। और दूसरा है फूड वैक्यूल, ये प्रोटिस्ट जैसे अमीबा में मिलता है। इसका फंक्शन है फूड पार्टिकल को सराउंड करना, डाइजेशन के लिए फूड स्टोर करना, यानी फूड वैक्यूल टेम्पररी स्टमक के जैसा होता है। वन लाइन डिवीजन में देखें तो वैक्यूल स्टोर हाउस ऑफ द सेल है, और टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, और सेल शेप वैक्यूल के अंदर का लिक्विड है, और एंथियोसायनिन ये प्लांट पिगमेंट है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये वाटर बैलेंस रखता है, और फूड वैक्यूल ये फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी अब सुपर रिवीजन देखें तो वैक्यूल स्टोर हाउस है, और लाइसोसोम डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन करता है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है? यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया थे। बहुत पुराने समय में एक बड़ी प्रिमिटिव सेल ने इन बैक्टीरिया को निगल लिया, इनगल्फ किया, फिर उन्हें डाइजेस्ट नहीं किया, उन्हें खाया पचाया नहीं, उनसे दोस्ती कर ली। दोनों एक दूसरे के बेनिफिट देने लगे, फिर धीरे धीरे परमानेंट ऑर्गेनेल बन गए। सबसे पहले एक प्रिमिटिव सेल था
ये इसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था और ये एक पुरानी अनसेस्ट्रल सेल थी। ये फ्यूचर यूकैरियोटिक सेल का एंसेस्टर माना जाता है। फिर स्टेप 2 न्यूक्लियर एनवलप बना। बीच वाले डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड हुई। इस फोल्डिंग से न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन बनी, न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हुआ। इसी से यूकैरियोटिक सेल की शुरुआत हुई। फिर एरोबिक बैक्टीरिया अंदर गया। इमेज में ब्लू कलर वाला बैक्टीरिया दिखाया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया था। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ करता है और बहुत एटीपी एनर्जी बनाता है। प्रिमिटिव सेल ने इसे इनगल्फ कर लिया। डाइजेस्ट करने की बजाय दोनों साथ रहने लगे, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देने लगे। फिर बैक्टीरिया सेल को एटीपी देने लगा और सेल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन और फूड देने लगा। बाद में ये बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। फिर फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया अंदर आया। ग्रीन कलर वाला बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, ये सनलाइट से फूड बना सकता है। सेल ने इसे भी इनगल्फ कर लिया। फिर ये भी बेनिफिट देने लगा, फूड बनाकर देने लगा, सेल प्रोटेक्शन देने लगी इसको भी। और बाद में ये बैक्टीरिया बनना क्लोरोप्लास्ट बन गया। फिर फाइनल रिजल्ट, अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, सेल का पावर हाउस है, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। ये थ्योरी कहाँ पाई जाती है? ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ, क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ। और एविडेंस प्रूफ बैक्टीरिया सबसे पहले अपना डीएनए होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा, और इसके अपने राइबोसोम होते हैं 70S, और ये खुद डिवाइड होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, मतलब इनके पास अपना डीएनए, अपने कुछ प्रोटीन बना सकते हैं और पूरी तरह लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होती। बाकी कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे और प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल ने जब उन्हें इनगल्फ किया तो दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। एरोबिक बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गई। इसी थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया गया है। एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया बना और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया से क्लोरोप्लास्ट बना जो फूड बनाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। फिर अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वर्सेस बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के ऊपर। इनका साइज सिमिलर होता है। ये तीनों में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, तीनों में डबल स्ट्रैंडर सर्कुलर डीएनए होता है, तीनों बाइनरी फिजन से ही डिवाइड होते हैं, तीनों में पोरिन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एफ म्योथिन से स्टार्ट होता है। अब ये सब सिमिलैरिटीज प्रूव करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले बैक्टीरिया थे, इसीलिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट मिला। बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एटीपी एनर्जी बनाता है, और क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड प्लांट में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। और बैक्टीरिया अकेला जी सकता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होस्ट सेल के बिना नहीं जी सकते। फिर अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेल है जो एटीपी एनर्जी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन की हेल्प से और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस सेल में पाया जाता है, लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगाई और प्रोटिस्ट। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में भी नहीं पाया जाता। फिर ये पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। फूड मॉलिक्यूल को तोड़ता है, ऑक्सीजन यूज करता है और एटीपी बनाता है। एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। फिर साइज इसका विथ है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज है 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ है 1 से 1.4 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज है 2.5 माइक्रोमीटर। और शेप है माइटोकॉन्ड्रिया का फिक्स शेप नहीं होता, ये रॉड शेप भी हो सकता है, स्पेरिकल शेप भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकता है। और मोस्ट कॉमन शेप है सॉसेज शेप। और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करती है कि सेल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर। जितना ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एग्जांपल है हार्ट मसल सेल, बहुत एनर्जी चाहिए होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और फैट सेल में कम एनर्जी चाहिए तो कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जानस ग्रीन स्ट्रेन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा होता है, इसको माइक्रोस्कोप में क्लियरली देखने के लिए जानस ग्रीन बी स्ट्रेन यूज़ किया जाता है। जानस ग्रीन बैक्टीरिया ये माइटोकॉन्ड्रिया को कलर दे देता है, तभी पकड़ा जाता है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों अपने एंजाइम्स होते हैं, हर मेम्ब्रेन के अलग फंक्शन है। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरिन्स छोटे मॉलिक्यूल आसानी से पास हो जाते हैं, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली ओपन होता है। और सेकेंड इमेज में यहाँ डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के पास आउटर मेम्ब्रेन OMM है, जो कि OMM स्मूथ है, कंटिन्यूस, मोर परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन IMM लेस परमिएबल है और बहुत फोल्ड से बनता है। ये फोल्ड कहलाते हैं क्रिस्टीय। क्रिस्टीय इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनता है, जिसका फंक्शन है सरफेस एरिया बढ़ाना और ATP ज़्यादा बनाना। और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का
का स्पेस, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर का लिक्विड फील्ड रीजन करता है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। और ये इनर एक्वेकस कंपार्टमेंट भी है। मैट्रिक्स में होता है एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया जैसा ही। ये इंडियो सिम्बायोटिक थ्योरी का प्रूफ है। और आरएनए मैट्रिक्स के कई प्रकार के आरएनए होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और 70s राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा। ये भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का प्रूफ है। और यहाँ प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है लेकिन सारे नहीं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजोम होता है, ये वाइट स्ट्रक्चर है ऑक्सीजोम, ये कहलाता है एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, यही एटीपी बना होता है। और क्रिस्टीय और एटीपी का रिलेशन, क्रिस्टीय बढ़ता है तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है और ऑक्सीजोम और एटीपी सिंथेसिस भी बढ़ता है, यानी जितना ज़्यादा क्रिस्टीय होगी उतना ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस होगा, उतना ज़्यादा ही एटीपी बनेगा। यानी शॉर्ट रिवीजन में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी बनाता है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस होते हैं, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होने से क्रिस्टीय बनता है। और मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए और 70s राइबोसोम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। और जाइनस ग्रीन बैक्टीरिया देखा जाता है। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड प्लांट सेल और कुछ प्रोटिस्ट जैसे यूग्लिना में पाया जाने वाला डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। इसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना, रंग कलर देना, फूड स्टोर करना। और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट और अलगी प्रोटिस्ट में मिलता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। और प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल, ग्रीन एल्गी, यूग्लिनॉइड जैसे यूग्लिना। और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। यूग्लिना क्या है? ये एक प्रोटिस्ट है जो सनलाइट हो तो फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट की तरह बिहेव करता है। और अगर सनलाइट ना हो तो छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेता है, एनिमल की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लास्टिड और एनिमल सेल कहा जाता है। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को मिक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। मिक्सोट्रोपिक मतलब प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है। और प्लास्टिड का साइज़ है, माइटोकॉन्ड्रियल लेंथ है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, एवरेज है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। और क्लोरोप्लास्ट का लेंथ है 5 से 10 माइक्रोमीटर, विथ है 2 से 4 माइक्रोमीटर। और इसलिए क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। प्लास्टिड को जनरली स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पिगमेंट क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ पिगमेंट लाइट को ट्रैप करना है, लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं पिगमेंट। और प्लास्टिड के 3 टाइप्स है। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन प्लास्टिड है, इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, कैरोटिनॉइड कम होता है। इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट और CO2 और H2O से फूड ग्लूकोज बनाना। और ये कलर देते हैं ग्रीन कलर, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये कलर प्लास्टिड है, ये इसमें मेन पिगमेंट होते हैं कैरोटिनॉइड। कैरोटीन ऑरेंज कलर देता है और जिंथोफिल येलो कलर देता है। और इसका फंक्शन है फ्रूट और फ्लावर को कलर देना। एग्जांपल, कैरेट ऑरेंज कलर का होता है, टोमेटो रेड कलर का होता है, मैरीगोल्ड येलो कलर का होता है। ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ये कलर प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से इनको कलर मिलता है। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये वाइट कलरलेस प्लास्टिड है, पिगमेंट एब्सेंट होते हैं इसमें, इसका फंक्शन है फूड स्टोर करना। टाइप है ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप है। सबसे पहला अमाइलोप्लास्ट, स्टार्च स्टोर करता है। दूसरा अलीरोप्लास्ट, ये प्रोटीन स्टोर करता है। तीसरा अलियालोप्लास्ट, ये ऑयल और फैट स्टोर करता है। प्लास्टिड इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट भी जा सकते हैं। एग्जांपल, रॉ टमाटो था, ग्रीन कलर का था, और राइप टमाटो रेड हो गया, ये क्रोमोप्लास्ट हो गया। और वाटर सॉल्युबल पिगमेंट वेक्यूल में स्टोर होते हैं, रेड, ब्लू, पर्पल कलर देता है, प्लास्टिक में पिगमेंट नहीं होता। फिर अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड ग्लूकोज बनाता है, प्लांट को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ज़्यादा होता है और कैरोटिनॉइड कम होता है, और इस वजह से प्लांट ग्रीन दिखता है। और नंबर पर सेल मतलब हर सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे क्लामाइडोमोनास में सिर्फ 1 क्लोरोप्लास्ट होता है। और मेसोफिल सेल, लीफ सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा चाहिए होता है। और क्लोरोप्लास्ट का साइज़ माइटोकॉन्ड्रिया से 4 से 5 गुना बड़ा होता है, इसलिए माइक्रोस्कोप में इजीली दिख जाता है। शेप अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग शेप का होता है। जैसे क्लामाइडोमोनास में कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पायरोगायरा में स्पाइरल शेप्स, और ज़ाइगनीमा में स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। और जनरल प्लांट में डिस्क, राउंड और ओवल और लेंस शेप का होता है। और मेसोफिल सेल में बाउंड्री पर क्यों होता है? क्योंकि इमेज में क्लोरोप्लास्ट सेल की बाउंड्री के पास दिखाया गया है। रीज़न, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा ट्रैप कर सके, जितने ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। अब क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर का भी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। एक है आउटर मेम्ब्रेन OMC,
ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। इसका फीचर है ज़्यादा परमिएबल होना, पोरिन प्रेजेंट होते हैं, पोरिन की वजह से मॉलिक्यूल आसानी से पास कर जाते हैं। दूसरा इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट IMC, इसका काम है ये इसमें कम परमिएबल होता है और सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। फिर है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ये क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर सर्कुलर DNA, RNA, 70 राइबोसोम, प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं। इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल यही होता है। और अगर लाइट रिएक्शन है तो ग्रेना होगा, और अगर डार्क रिएक्शन है तो स्ट्रोमा होगा। और थाइक्लॉइड, ये इमेज में वाइट प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, ये थाइक्लॉइड होते हैं। थाइक्लॉइड क्या है, थिन फ्लैट डिस्क लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ ग्रेनम होता है, कई थाइक्लॉइड एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं तो ये ग्रेनम कहलाता है। और इसका ग्रेनम का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। और पिगमेंट कहाँ होते हैं, इमेज में ऑरेंज डॉट दिख रहे हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन है लाइट को एब्जॉर्ब करना। और स्ट्रोमा लेमेली, इमेज में ऑरेंज लाइन दो ग्रेना को कनेक्ट कर रही हैं, ये स्ट्रोमा लेमेली है। इनका फंक्शन है ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट करते हैं। और थाइक्लॉइड लूमेन, ये हर थाइक्लॉइड के अंदर एक खाली स्पेस को बोलते हैं थाइक्लॉइड लूमेन। थाइक्लॉइड लूमेन फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और DNA, इमेज में सर्कुलर DNA दिखाया गया है, ये क्लोरोप्लास्ट के पास अपना DNA होता है और RNA प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट के पास 70S राइबोसोम होता है। और फिर अब आते हैं, अगर शॉर्ट में देखें तो आउटर मेम्ब्रेन ये आउटर लेयर है और इनर मेम्ब्रेन इनर वॉल है, और स्ट्रोमा ग्राउंड है, थाइक्लॉइड ये ऐसा स्ट्रक्चर है। फिर अब आते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर प्रोटीन फिलामेंटस एक नेटवर्क होता है जो सेल को शेप, सपोर्ट और मूवमेंट देता है, यानी सेल के हड्डी या स्केलेटन जैसा सपोर्ट सिस्टम को साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये नेटवर्क सेल को शेप देता है, सेल को स्ट्रेंथ देता है, ऑर्गेनेल को अपनी जगह रखता है, ऑर्गेनेल को मूव करने में हेल्प करता है, सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन किस बेस पर बना होता है, ये नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन, मतलब बहुत सारे प्रोटीन के एक छोटे छोटे यूनिट से जुड़कर लंबी फाइबर्स बनाते हैं। जैसे ब्रिक मिलकर वॉल बनाती है, वैसे ही प्रोटीन सब यूनिट मिलकर फिलामेंट बनाते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये सेल को शेप देता है, सेल को एक फिक्स शेप मिलती है। और अगर साइटोस्केलेटन ना हो तो सेल जेली जैसा हो जाएगा। फिर दूसरा सपोर्ट देता है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है ताकि सेल कोलैप्स ना हो। और ऑर्गेनेल मूवमेंट, ये दिखाता है कि ऑर्गेनेल साइटोस्केलेटन में ट्रैक पर मूव करते हैं और सेल की मोटिलिटी साइटोस्केलेटल मूवमेंट में भी हेल्प करता है। एग्जांपल अमीबा का मूवमेंट, वाइट ब्लड सेल का मूवमेंट, स्पर्म का मूवमेंट। और फ्लैजेला और सीलिया बनता है। फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है और साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। साइटोस्केलेटन के भी 3 टाइप है। सबसे पहला माइक्रोट्यूब्यूल, ये सबसे मोटे थिक फाइबर है, इसमें प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। इसका फंक्शन है सेल को शेप देना, ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट करना, सीलिया और फ्लैजेला बनाना और क्रोमोसोम मूवमेंट में हेल्प करना। और इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर। सबसे बड़ा होता है माइक्रोट्यूब्यूल MT। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच वाला पार्ट है। इसका फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना और सेल को टूटने से बचाना। इसका डायमीटर है 11 नैनोमीटर। और तीसरा माइक्रोफिलामेंट MF, ये एक्टिन फिलामेंट इसे भी बोलते हैं और इसमें एक्टिन प्रोटीन होता है। इसका फंक्शन है सेल को मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन और सेल को शेप मेंटेन करना। और डायमीटर है माइक्रोफिलामेंट का 6 नैनोमीटर, सबसे पतले सबसे छोटे। और अगर डायमीटर अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा है माइक्रोट्यूब्यूल, फिर उससे छोटा है बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट और सबसे छोटा माइक्रोफिलामेंट। और दोनों का साइज़ देख लो तो माइक्रोट्यूब्यूल का साइज़ है 25 नैनोमीटर, इंटरमीडिएट फिलामेंट का 11 नैनोमीटर और सबसे छोटा माइक्रोफिलामेंट ये 6 नैनोमीटर है। सीलिया और फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन, बाहर निकले हुए पार्ट्स होते हैं। ये दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं और मेनली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सीलिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक के सांस की नली में पाया जाता है। और फ्लैजेला जैसे स्पर्म सेल है, यूग्लिना है, बहुत सारे बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है। सीलिया के फीचर है पतले हेयर लाइक होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इसका फंक्शन है सीलिया और नाव के चप्पू की तरह काम करते हैं। जब बहुत सारे सीलिया एक साथ बीट करते हैं तो सेल के आसपास का फ्लूइड मूव करता है, ये सेल को मूव करने में हेल्प मिलती है। एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया डस्ट और म्यूकस को बाहर निकालते हैं। और फ्लैजेला के फीचर है हेयर लाइक होते हैं, सीलिया की काफ़ी लंबे होते हैं, सीलिया से काफ़ी लंबे होते हैं, नंबर कम होता है, एक ही होते हैं और सेल को मूवमेंट देते हैं। एग्जांपल स्पर्म का टेल एक फ्लैजेलम है जो स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। और फ्लैजेला के पार्ट्स है, सबसे पहला फिलामेंट सबसे बाहर वाला लंबा पार्ट, दूसरा हुक फिलामेंट और बेस को कनेक्ट करता है, तीसरा बेसल बॉडी, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हुक सीलिया में एब्सेंट होता है, मतलब फ्लैजेला फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी से बना होता है और सीलिया में हुक नहीं होता। और प्रोटीन कंपोजिशन, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला
ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। ट्यूबुलिन मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। और यहाँ 9+2 अरेंजमेंट है। ये सीलिया और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है 9+2 अरेंजमेंट, मतलब सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है और बाहर 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इसलिए 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। और एक्सोनीम क्या है, सीलिया और फ्लैजेला का इंटरनल कोर स्ट्रक्चर को एक्सोनीम कहते हैं। इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है एक्सोनीम। एक्सोनीम का स्ट्रक्चर इसमें है सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की कवरिंग, ये पूरे सीलिया फ्लैजेला को कवर करता है। इसमें है दूसरा पेरिपेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये न होता है। आउटसाइड पर 9 पेयर डबलेट होते हैं, ये रिंग बनाते हैं। और सेंट्रल शीथ माइक्रोट्यूब्यूल, ये बिल्कुल सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। और सेंट्रल शीथ ये सेंटर वाले 2 सिंगलेट के सराउंड है। और रेडियल स्पोक ये आउटर डबलेट के सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करते हैं, यानी आउटर रिंग से सेंटर तक जाने वाले रॉड को रेडियल स्पोक कहते हैं। और इंटर डबलेट ब्रिज ये एक डबलेट को दूसरे डबलेट से जोड़ता है, इसका काम है स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना। और डायनिन आर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनिन एक एटीपीएस एंजाइम है, एटीपी की एनर्जी यूज़ करती है, इसी की वजह से सीलिया और फ्लैजेला मूव कर पाते हैं। यानी फॉर्मूला याद रख लो, एटीपी से एनर्जी बनता है, एनर्जी से डायनिन, डायनिन से मूवमेंट होता है। और इंटर सिंगलेट ब्रिज ये सेंटर के दोनों सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करता है। यानी वन लाइन रिवीजन में देखें तो सीलिया छोटे नंबर में होते हैं, ओर की तरह काम करते हैं, फ्लूइड मूव करते हैं। और फ्लैजेला लंबे हैं, कम नंबर में होते हैं, सेल को मूवमेंट करवाते हैं। पार्ट्स है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9 आउटर डबलेट, 2 सेंट्रल सिंगलेट होते हैं। फिर अब आते हैं सेंट्रियोल क्या है। सेंट्रियोल एक सिलेंड्रिकल और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, शेप सिलेंडर जैसा होता है। सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम एनिमल सेल का मॉलिक्यूल है और ये सेल का वो एरिया है जहाँ माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोजोम किससे मिलकर बनता है, सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल प्लस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल की पोजीशन, सेंट्रियोल दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल एल शेप का होता है। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ये सेंट्रियोल के आसपास जो मटेरियल होता है उसे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोलते हैं। इसका फीचर है पेरीसेंट्रियोल रीजन में होता है, अमॉर्फस होता है, इरेगुलर शेप होता है, शेप फिक्स नहीं होता। और सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इमेज में सेकेंड पार्ट को समझना है कि पेरिपेरल ट्रिपलेट 9 है सेंट्रियोल के आउटसाइड पर और 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है होते हैं। हर ट्रिपलेट में ए ट्यूब्यूल, बी ट्यूब्यूल, सी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ABC लिखा है। और अरेंजमेंट 9+0 होता है। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट 9+0 होता है, यानी आउटसाइड में 9 ट्रिपलेट और सेंटर में 0 माइक्रोट्यूब्यूल, इसलिए 9+0 अरेंजमेंट। सीलिया फ्लैजेला में याद रखना 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9 डबलेट 2 सिंगलेट। और सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है, ये याद रखना। और यहाँ प्रोटीनिशियस हब होता है, सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीन का बना होता है, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, सिर्फ प्रोटीनियस हब होता है। और रेडियल स्पोक है, हब के बाहर की तरफ से रॉड निकला हुआ है, रेडियल स्पोक बोलते हैं, इसका काम है पेरिपेरल ट्रिपलेट को हब से कनेक्ट करना। और यहाँ इंटर ट्रिपलेट ब्रिज होता है, एक ट्रिपलेट को दूसरे ट्रिपलेट से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को इंटर ट्रिपलेट ब्रिज कहते हैं। और इसका काम है स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना। और ये कार्ट व्हील लाइक पैटर्न है, जब सेंट्रियोल को ट्रांसफर सेक्शन से देखते हैं तो ये कार्ट व्हील जैसा दिखता है। और डिस्टल एंड और पैरोक्सिमल एंड में क्या डिफरेंस है, प्रॉक्सिमल एंड हब प्रेजेंट होता है, कार्ट व्हील क्लियरली दिखता है। और डिस्टल एंड ये अपोजिट साइड से होता है, कार्ट व्हील ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बेसल बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी क्विक रिवीजन देखें तो सेंट्रियोल का शेप सिलेंड्रिकल होता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है सेंट्रियोल में और 9+0 का अरेंजमेंट होता है। और यहाँ सेंटर में प्रोटीनिशियस हब होता है और 9 ट्रिपलेट होते हैं, कार्ट व्हील जैसा पैटर्न होता है, इसका फंक्शन है स्पिंडल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और सिमिलर स्ट्रक्चर है इनका बेसल बॉडी। अब माइक्रो बॉडीज़ क्या होता है, माइक्रो बॉडीज़ यानी छोटा स्ट्रक्चर, ये सेल के अंदर पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब एक ही मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। अंदर मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल, मतलब माइक्रोबॉडीज दोनों में मिलते हैं, प्लांट और एनिमल सेल में। और टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी 3 टाइप के होते हैं, पहला पेरोक्सिसोम, दूसरा ग्लाइकोसोम, तीसरा स्पेरियोसोम। सबसे पहले पेरोक्सिसोम पर आते हैं, ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है, इसका फंक्शन है पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, पेरोक्सीडेस और कैटाइलेस, ये हार्मफुल सब्सटेंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं और रिएक्शन हार्मफुल होता है, मतलब हाइड्रोजन और पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन का रिजल्ट बनता है, रिजल्ट आता है, सेल सेफ हो जाता है। और दूसरा ग्लाइकोसोम, ये कहाँ मिलता है, ये सीड ऑफ प्लांट में मिलता है और इसका फंक्शन है ग्लाइकोसाइड साइकिल होता है, मतलब फैट से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कराता है। फिर तीसरा स्पेरोसोम, जिसे ओलियोसोम भी कहते हैं, ये दोनों नाम के स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, इसका फंक्शन है लिपिड फैट ऑयल स्टोर करना और प्लांट सेल के ऑयल स्टोर का टैंक समझ लो।
यानी अगर डिफरेंस देखें तो माइक्रोबॉडी का 3 पार्ट है। सबसे पहला पैरोक्सिसोम प्लांट और एनिमल में मिलता है, ग्लाइकोसोम प्लांट सेल में मिलता है और स्पेरियोसोम एलाइलोसोम सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? यूजुअली नॉर्मल सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ में एनोन्यूक्लिएट सेल यानी न्यूक्लियस एब्सेंट ही होता है, जैसे मैच्योर मेमेलियल आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और जाइलिन के एलिमेंट में भी, ट्रैकिड वेसल जाइलम फाइबर में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डेड होता है। और कुछ सेल में मल्टी न्यूक्लिएट सेल होते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस, एक छोटा और एक बड़ा। और फाइसोमाइटिस फंगिस इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, यानी 2-3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूक्लियर एनवलप क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है, इसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इमेज के अकॉर्डिंग आउटर मेम्ब्रेन RER से कंटिन्यूस होता है, मतलब न्यूक्लियस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है। और यहाँ पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है, जिसका विड्थ होता है 10 से 50 नैनोमीटर। और न्यूक्लियर पोर क्या है? ये न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस के अराउंड छोटे छोटे होल्स को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इसका फंक्शन है, इनके थ्रू RNA बाहर जाता है, प्रोटीन अंदर आ जाता है, यानी न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस का गेट है। और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, थ्रेड लाइक मटेरियल, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन बेसिक डाई से स्ट्रेन होते हैं, और जिसे दिया था वाइटर फ्लेनिंग ने क्रोमेटिन को ढूंढा था। और क्रोमेटिन क्या बनाता है? ये सेल डिवीजन के टाइम क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डार्क स्पेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस है, इसका फीचर है ये स्पेरिकल होता है, गोल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनलेस होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस होता है। और न्यूक्लियोलस का फंक्शन है, ये RNA फैक्ट्री है और RNA बनाता है, राइबोसोम असेंबली करता है, यानी न्यूक्लियस से RNA, RNA से राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस, फिर प्रोटीन सिंथेसिस से प्रोटीन का प्रोडक्शन। और लार्ज न्यूक्लियोलस क्या है? अगर किसी सेल में न्यूक्लियोलस बड़ा हो या न्यूक्लियोइड ज़्यादा हो तो इसका मतलब सेल बहुत ज़्यादा प्रोटीन बना रहा है। इसका रीज़न है लार्ज न्यूक्लियोलस, मोर RNA, मोर राइबोसोम और मोर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। फिर फाइनल क्विक रिवीजन देखें तो न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस को कवर करता है, इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर की बाउंड्री है और आउटर मेम्ब्रेन RER से कंटिन्यूस होता है। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। और न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्ट गेट है। और न्यूक्लियोप्लाज्म इंटरनल फ्लूइड है। और क्रोमेटिन DNA और प्रोटीन और क्रोमोसोम बनाता है। और न्यूक्लियोलस RNA और राइबोसोम फॉर्मेशन करता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या है? न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, इनका काम है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का मटेरियल को एक्सचेंज करना। DNA कहाँ होता है? DNA न्यूक्लियस के अंदर होता है। DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, यानी DNA नॉर्मली न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता। और RNA का फॉर्मेशन, DNA से इन्फॉर्मेशन कॉपी करके RNA बनता है, RNA न्यूक्लियस में बनता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और RNA न्यूक्लियस से बाहर क्यों जाता है? प्रोटीन बनाने के लिए। RNA न्यूक्लियर पोर के पास होकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म बनाता है। और राइबोसोम कहाँ होता है? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। RNA राइबोसोम तक पहुंचता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बन जाता है। और बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी होता है, यानी न्यूक्लियर पोर प्रोमोट बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे RNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक जाता है, ये बाद में न्यूक्लियस में जाना पड़ता है, प्रोटीन से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक। फिर अब स्टेप समझते हैं। DNA न्यूक्लियस के अंदर आया, DNA से RNA बना, RNA न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आया, फिर राइबोसोम RNA को यूज़ करके प्रोटीन बनाता है। और कुछ प्रोटीन वापस न्यूक्लियस में चले जाते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट दोनों तरफ से होता है। और न्यूक्लियर पोर का फंक्शन है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट करना, RNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक भेजना और प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक भेजना, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। अब आते हैं क्रोमेटिन क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर DNA अकेला नहीं होता, DNA के साथ RNA, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन के कंपोनेंट्स हैं DNA, जिसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, RNA न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और हिस्टोन प्रोटीन DNA को पैकेज और ऑर्गेनाइज करते हैं। और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ये DNA के रेगुलेशन और क्रोमोसोम फंक्शन में हेल्प करता है। और DNA और RNA क्या है? DNA RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड है, और हिस्टोन और NHC क्या है? ये दोनों प्रोटीन है। और क्रोमेटिन DNA RNA हिस्टोन प्रोटीन NHC प्रोटीन से
नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और क्रोमेटिन को न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन जैसे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से दोनों से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। और मेन पार्ट एसिडिक है, मतलब डीएनए और आरएनए एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि इनमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और बेसिक डाई को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एसिडिक सब्सटेंस बेसिक डाई को अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्रोमेटिन बेसिक डाई से स्ट्रेन हो जाता है। और क्रोमेटिन बेसिक डाई को अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये एसिडिक है। और इंटरफेस में क्रोमेटिन इंटरफेस क्या है? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस फेस को इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस में क्रोमेटिन कैसा दिखता है? ये इलोबरेट यानी बहुत स्प्रेड आउट, एक्सटेंड लंबा और खुला हुआ और इंडिस्टिंक्ट होता है, यानी क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम जैसा नहीं दिखता। और न्यूक्लियोप्रोटीन जाल जैसा दिखता है और नॉट पैक होता है। और हिस्टोन प्रोटीन बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और अराइनाइन अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं। यानी वन लाइन रिवीजन में देखें तो क्रोमेटिन डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। और क्रोमेटिन एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पर आते हैं। इसमें सबसे पहले क्रोमेटिड में दो हाफ दिख रहे हैं। फर्स्ट क्रोमेटिड एक साइड वाली कॉपी, सेकंड क्रोमेटिड दूसरी साइड वाली कॉपी। और सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड टू सेम सेंट्रोमेयर, दे आर सिस्टर क्रोमेटिड, यानी दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं, दोनों सेम क्रोमोसोम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और सेंट्रोमेयर ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, यानी इमेज में बीच का दबा हुआ रीजन ये सेंट्रोमेयर है, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, दोनों सेम चीज़ है। कंस्ट्रिक्शन यानी संकुच पतला रीजन। और प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम, मतलब हर क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर होगा, ये कंपलसरी पार्ट है। फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ता है, सेल डिवीजन में सेपरेशन के टाइम हेल्प करता है, काइनेटोचोर का बेस होता है। काइनेटोचोर ये प्रोटीनिशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन साइड ऑफ सेंट्रोमेयर बाय स्पिंडल फाइबर अटैच, यानी प्रोटीन काइनेटोचोर क्या है? प्रोटीन से बना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर के दोनों साइड पर होता है, स्पिंडल फाइबर यहीं अटैच होता है। और स्पिंडल फाइबर का काम है सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींचना। स्पिंडल फाइबर काइनेटोचोर पर अटैच होते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ये इमेज में क्रोमोसोम्स के ऊपर पार्ट में दिखाया गया है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ये एक और पतला रीजन है, सेंट्रोमियर के अलावा होता है। और नॉट प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम, मतलब हर क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं। और सैटेलाइट ये बल्ब जैसा छोटा पार्ट है सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद वाला छोटा राउंड रीजन होता है, ये बल्ब वाला सैटेलाइट पार्ट है। और जीसी रिच है, यानी सैटेलाइट रिच रीजन में होता है ग्वानिन और साइटोसिन। और सैड क्रोमोसोम्स यानी द क्रोमोसोम इन विच दे आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सैड क्रोमोसोम, मतलब जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है और सैटेलाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें सैड क्रोमोसोम कहा जाता है। और ह्यूमन में कितने सैड क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से 10 क्रोमोसोम या 5 पेयर होते हैं, सैड क्रोमोसोम होते हैं। और नॉन स्ट्रेनिंग रीजन यानी इमेज में सैटेलाइट और क्रोमोसोम्स के बीच वाली जगह ये नॉन स्ट्रेनिंग स्मॉल रीजन है, मतलब ये छोटा रीजन स्ट्रेन नहीं होता। और कांस्टेंट लोकेशन ये प्रेजेंट एंड कांस्टेंट लोकेशन एंड पर होता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के एंड के पास फिक्स पोजीशन पर होता है। और टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन, सबसे पहला है 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमेयर एग्जैक्टली सेंटर पर होता है, दोनों आर्म ऑलमोस्ट इक्वल होता है, पी आर्म, और ये वी शेप का होता है मेटासेंट्रिक। दूसरा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमेयर सेंटर से थोड़ा ऊपर साइड पर होता है और इसका फीचर एक आर्म थोड़ा छोटा एक आर्म थोड़ा बड़ा, ये एल शेप का होता है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का। और तीसरा एक्रोसेंट्रिक, ये सेंट्रोमेयर के बहुत पास होता है नियर द एंड और इसका शेप जे शेप का होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जे शेप का होता है। और टीलोसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर होता है और ये आई शेप का होता है, यानी टीलो शेप आई शेप का होता है।